हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की चर्चा की थी। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। दोस्तों, आज हम लोग मुगल वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो मुगल वंश थे इसमें सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो बाबर है ये इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और इसका जन्म होता है 1483 ईस्वी में फरगना, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ इसका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के वंशज थे और फरगना के शासक थे। इनकी माता, जिनका नाम था कुतुब निगार खानम, जो चंगेज खान की वंशज थी। यानी कि दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर पितृपक्ष से तो तैमूर का, किंतु मातृपक्ष से चंगेज खान का वंशज था। अर्थात ये दो मजबूत शासकों का वंशज हुआ। कौन? मुगल। एक मंगोल और दूसरा तैमूर का वंशज दोस्तों होता है। बाबर का जन्म दोस्तों 1483 ईस्वी में होता है। जब बाबर जो है सो 11 वर्ष का होता है तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु होती है। इसके बाद बाबर जो है ये फरगना का शासक बनता है। इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। ये अपने साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहता था, जिस कारण 1501 ईस्वी में इसके द्वारा समरकंद के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। समरकंद पर अधिकार तो कर लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक समरकंद इसके हाथ में रहता नहीं है। 1502 ईस्वी में, ठीक अगले वर्ष 1502 ईस्वी की बात थी, सेवानी खान उज़्बेक के द्वारा बाबर को डिफीट किया जाता है और बाबर को मध्य एशिया वाले क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद बाबर काबुल पहुंचता है। 1504 ईस्वी में बाबर के द्वारा काबुल पर अधिकार किया जाता है और दोस्तों 1505 ईस्वी में काबुल को राजधानी बनाई जाती है। जिसके बाद बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की जाती है। इसके बाद दोस्तों 1507 ईस्वी की बात थी, बाबर के द्वारा कंधार पर भी अधिकार कर लिया जाता है। दोस्तों, अभी तक हम लोग बस इतना ही जाने कि बाबर का अभियान जो है ये शुरू होता है 1501 ईस्वी से, जब बाबर के द्वारा समरकंद पर अधिकार किया जाता है। दूसरा युद्ध होता है बाबर का सेवानी खान उज़्बेक से 1502 ईस्वी में, डिफीट होता है, भागता है मध्य एशिया से, पहुंचता है काबुल और 1504 ईस्वी में इसके द्वारा काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है। जिसके बाद इसके बाद 1507 ईस्वी में बाबर के द्वारा कंधार पर अधिकार कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बाबर के अभियानों को देखा। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि बाबर का भारत पर अभियान किस प्रकार से होता है। दोस्तों, बात थी 1519 ईस्वी की। 1519 ईस्वी में बाबर के द्वारा बाजौर व भेरा पर आक्रमण किया जाता है, जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। और इस युद्ध में पहली बार बाबर के द्वारा पहली बार भारत की जो जनता थी वो तोप के गोले की आवाज़ सुनती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जितने भी भारत में युद्ध होते थे उसमें तोप नहीं चलता था, केवल तलवार और भाले से युद्ध होता था। लेकिन पहली बार भारत में जो युद्ध हुआ उसमें तोप का प्रयोग किया गया और ये तोप का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। बाजौर व भेरा पर अधिकार कर लिया जाता है बाबर के द्वारा। तो दोस्तों, बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर व भेरा के ऊपर होता है। इसके बाद दोस्तों बाबर जो है ये अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि जब पानीपत के युद्ध के समय 1526 ईस्वी में जब ये पानीपत का आक्रमण होता है, इस टाइम पर बाबर लिखता है अपनी पुस्तक बाबरनामा में कि उस टाइम पर भारत में 5 बड़े मुस्लिम राज्य व 2 बड़े हिंदू राज्य थे। 5 कौन कौन बड़े मुस्लिम राज्य थे? तो पहला मालवा, दूसरा गुजरात, तीसरा दिल्ली, चौथा बंगाल और 5वां बहमनी। दोस्तों, मालवा के उस टाइम पर शासक थे महमूद खिलजी सेकेंड, गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकेंड, दिल्ली के इब्राहिम लोदी, बंगाल का नुसरत शाह और बहमनी का काजी मुल्ला शाह। दोस्तों, वहीं 2 बड़े हिंदू राज्यों की अगर बात करें तो पहला विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। और आपने अष्टदिग्गजों का नाम सुना होगा। अष्टदिग्गज में तेनालीराम थे, जो कृष्णदेव राय के ही अष्टदिग्गज में से एक थे। इसके अलावा दूसरा बड़ा हिंदू राज्य मेवाड़ था। मेवाड़ यानी कि वर्तमान जो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहाँ के जो शासक थे वो राणा सांगा थे और ये सिसोदिया वंश के शासक थे। यहाँ सिसोदिया वंश चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद बाबर लिखता है कि 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण में पानीपत के मैदान में होता है। इसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसकी चर्चा दोस्तों हम लोगों ने तभी कर ली थी जब हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे यहाँ पर कि इब्राहिम लोदी के जीत के कारण क्या कारण थे, या इब्राहिम लोदी के हार के क्या कारण थे और बाबर के जीत के क्या कारण थे। दोस्तों इसका कई सारा रीज़न था, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बाबर के द्वारा तोप का प्रयोग किया गया। बाबर के द्वारा तोप का प्रयोग करना ये बहुत बड़ी जीत के कारण मानी जाती है पानीपत के मैदान में। दोस्तों कभी भी तलवार और भाले से बंदूक और गोले का सामना नहीं किया जा सकता है, ये बात सच्चाई है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये था कि बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलगमा पद्धति क्या होता है कि अपने सैनिकों को कई सारी टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है और तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि बाबर जो है, मान लीजिए इसका सेना है, उसे 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था। पहला टुकड़ी जब लड़ रहा है तो दूसरा और तीसरा टुकड़ी आराम करता था। जब पहला टुकड़ी मतलब थक जाती थी तो दूसरा टुकड़ी जाता था, और जब दूसरा टुकड़ी थक जाता था तो तीसरा टुकड़ी सेना की जाती थी युद्ध लड़ने के लिए। इसके अलावा ऐसा भी एक प्रयोग किया जाता था कि पहला टुकड़ी जब लड़ रहा है, अगर सेना मजबूत पड़ रही है तो दूसरे और तीसरी टुकड़ी का प्रयोग कर दिया जाता था, पीछे से हमला कर दिया जाता था और बाबर जीत जाता था। तो इसका भी प्रयोग दोस्तों किया गया। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि तोप का प्रयोग बाबर ने कहाँ से सीखा था। तो तोप चलाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग जो है बाबर ने ईरानियों से सीखा था। बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची, एक मुस्तफ़ा और दूसरा उस्ताद अली थे, जो बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे। तो दोस्तों ये था बाबर का पानीपत तक का समय। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि बाबर किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।